और आप टॉप 1 रैंक, जिसकी पहली रैंक आई हो, उसके दिल से उसकी खुशी की कल्पना करना ये एकदम अलग है। वो कल्पना शायद आप नहीं कर सकते, ये कल्पना वो कर सकता है जिसने वो अचीव किया है, जिसने उस पायदान को टच किया है, जिसने उस लेवल को आज पाया है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हमारी इस अनअकैडमी टीम की तरफ से, इस प्लैनेट गेट टीम की तरफ से, रोहित भगत। सो रोहित, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगा, बट उससे पहले आपको बता दूं, अभी जस्ट मैंने लिंक शेयर किया है, 100+ स्टूडेंट लाइव आपको देख रहे हैं, और उम्मीद है कि ये बच्चे कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जाएंगे, और उसमें से सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली विशेष दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। और सबसे पहले, हमसे भी पहले आप उनकी बधाइयां स्वीकार करो, उनके लिए कुछ वर्ड्स बोलो, फिर सारा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो पल है, ये जो मोमेंट है, ये ऑसम है, अनडिफाइंड है। इसको ना मैं अपनी खुशी डिफाइन कर सकता, ना आप, लेकिन आज इन सारे बच्चों के माध्यम से जो आपको कांग्रेचुलेशन, जो बधाइयां मिल रही हैं, सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करिए। थैंक यू सर, थैंक्स सबको जो कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं AR1 आऊंगा, टारगेट मेरा टॉप 10 सिंगल डिजिट का ही था, लेकिन आया, वो अच्छी बात है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव अचीव्ड दैट। रोहित, वैसे मेरी जब आपसे कल बात हुई थी तो मैंने तो आपको वैसे बोल दिया था कि आपने जो मार्क्स बोला है, इस मार्क्स में आपकी AIR1 तो कंफर्म है, लेकिन आप किस हद तक इसको फील कर पाए थे कि सर बोल रहे हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आपको क्या लग रहा था? नहीं, मुझे तो पूरा मतलब लगा ही नहीं कि हो सकता है, क्योंकि मतलब 2-3 लोगों का मैंने देखा था कि मतलब रैंक प्रेडिक्टर में अलग आ रहे हैं उनका, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था टॉप 5 में आ जाओ, वही काफी है। तो AR1 आया तो वो शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन आपने एक और बात बोली थी रोहित, कि सर हो सकता है कुछ लोगों ने एडिट करके चेंज कर लिया हो, क्योंकि इस बार कॉपी करने वाला ऑप्शन था, और आपने भी ये बात बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिलीव कर पाना खुद के लिए बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल है वो। और रियली दिलासा दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा किया रहेगा लोगों ने, लेकिन असली में ऐसा हुआ है वो तो। रोहित, मैं आपको जस्ट कुछ कमेंट पढ़ के बता रहा हूँ। बच्चे बोल रहे हैं, रोहित यू आर मोटिवेशन फॉर अस। तो डेफिनेटली ये वो स्टूडेंट हैं, ये वो लर्नर्स हैं जो या तो आपके साथ में एग्जाम दिए हैं, या तो वो लर्नर्स हैं जो गेट 24 या 25 अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, और इस सेशन में मेरे साथ प्रेजेंट हैं मास ट्रांसफर के ज्ञाता, मास ट्रांसफर को एक अलग लेवल पर ले जाने वाले अंकुर सर, और फ्लूइड मैकेनिक्स के सुमित सर, और जो इस लेवल पे आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है गाइज, एकदम ऑसम है। और आप भी, मैं उम्मीद करता हूं इस बार रोहित से कुछ सीखिए, रोहित को फॉलो करिए, है ना, उसके डेडिकेशन के साथ मूव करिए। और मैं आपको अभी बहुत गजब गजब की चीजें बताने वाला हूं तो रोहित के बारे में, तो आप वहां से कुछ डिटर्मिनेशन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ मूव करिए। और ये कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा एग्जांपल आज रोहित है, वो है कॉन्फिडेंस उसका, और जिसकी वजह से उसने रैंक 1 अचीव की है। तो इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। सो अंकुर सर एंड सुमित सर मेरे साथ में हैं, और AIR1 रोहित इस सेशन को आज गजब फॉर्म में, इस सेशन में चार चांद लगाते हुए, आज हमने बहुत सारे सेशन लिए हैं, टॉप 100 स्टूडेंट्स के, यहां तक कि टॉप 50 स्टूडेंट्स तक के बहुत सारे सेशन लिए हैं। लेकिन इस सेशन की एनर्जी, इस सेशन का लेवल, इस सेशन में जो एक खुशी है, वो एक अलग लेवल की है। सर क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, अंकुर सर एंड सुमित सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूंगा, रोहित भगत, सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन अपॉन दिस सक्सेस। आप अगेन इसे रियलाइज करो ना करो, बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो रैंक 1 होता है ना, उसका नाम लिख दिया जाता है और वो सदियों तक याद रहता है। PSUs में तो बहुत लोग काम करते हैं, इवन जिसका 150 रैंक आएगा ना, वो भी शायद उसी पोजीशन पे तुम्हारे साथ ही काम कर रहा होगा, बट जो रैंक 1 है ना, वो हमेशा लिखा जाएगा, हमेशा आपका जो फेसबुक स्टेटस है, लिंक्डइन है, हमेशा उसके नीचे लिखा रहेगा रैंक 1 गेट 2023, और हर तुम्हारी फैटर्निटी में ना हमेशा तुम्हें एक अलग नजर से देखा जाएगा। तो वो अब ऐसा ना, एक ऐसा टैग है जो चिपक गया है और लाइफ लॉन्ग तुम्हें वो फायदा देगा। तो ये एक बहुत बड़ी फीट है, ठीक है। IIT की वेबसाइट्स में जब भी टॉपर्स की लिस्ट निकलेगी ना, उस लिस्ट में और किसी का नाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि रैंक 1 है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं गाइस, मैं यही बोलूंगा कि अपने दोस्तों को फोन करो, जगाओ, बिकॉज ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। तुम सुन रहे हो रैंक 1 को,
अभी तक तुमने जितने भी इंटरव्यू सुने, चाहे वो रैंक 6 था, रैंक 10 था, 13 था, 17 था, बट अभी हम रैंक 1 की बात कर रहे हैं और वो उससे ऊपर कुछ नहीं है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग, है ना। तो सबको जगाओ, सबको सुनो, फोकस्ड होके बैठ जाओ, बिकॉज जो भी अभी रोहित आपको बताएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर उन बातों को फॉलो करके रोहित रैंक 1 ला सकता है ना, तो अगले साल तुम भी उन बातों को फॉलो करके रैंक 1 ला सकते हो। तो जो भी बात अभी होगी यहाँ पे, जो भी रोहित स्ट्रेटेजी डिस्कस करेगा या जिस भी तरीके से तुम्हें बताएगा बातों को, वो ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट डाउन कर लेना, और उससे भी ज्यादा हो सके तो उसे इंप्लीमेंट जरूर करना अपनी जर्नी में। बिकॉज यही बातें आपको रैंक 1 अगले साल 2024 में दिलवा सकती है। सुमित सर। फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित, कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड आल्सो। थैंक यू सर। बहुत सारे तुम्हारे जूनियर्स जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के हैं वो तुम्हें विशेष कर रहे हैं। आपका यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो। इस बार ये तुम्हारा जूनियर है जो थर्ड ईयर में AIR 34 लेकर के आया है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब सीनियर इस गोल्डन कैटेगरी का होता है तो उनके जूनियर्स भी कुछ आपको फॉलो करते हुए नेक्स्ट ईयर वो भी 4 चांद लगाने वाले हैं इस तरह से। तो आपके जूनियर्स बहुत सारे आपको विश कर रहे हैं। तो सीनियर्स भी विश कर रहे हैं। एक सीनियर सिद्धार्थ चक्रवर्ती, he is wishing my college junior Rohit congratulations। क्या बात है। थैंक यू सिद्धार्थ भैया। योर सीनियर्स आर आल्सो विशिंग यू। क्या बात है। सो गाइस, आज AIR 1 को सुनने का मौका मिला, वो भी लाइव। एक्चुअली होता क्या है कि AIR 1 का इंटरव्यूज आप लोग जल्दी नहीं सुन पाते हो, आपका इंटरेक्शन कभी नहीं हो पाता है। बाई चांस अगर हम कभी आपका इंटरेक्शन कराते भी हैं तो उसमें अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हो। तो बिकॉज आज जो दिन है, आज अगर बोला जाए तो आज आपका वो D-Day है जिसका आप पूरे 1 साल इंतजार करते हो, ठीक है। तो जिनके रैंक आए हैं उनके में भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई, ठीक है ना। तो जो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां पर आज रोहित पहुंचा है, मतलब AIR 1, तो आज AIR 1 को सुनने के लिए सारे के सारे अवेलेबल होंगे। मतलब चाहे वो AIR 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे वो AIR 3000 हो, वो सारे के सारे रोहित को सुनने के लिए अवेलेबल हैं। और सभी लोग जो है ना टॉप मोस्ट कैटेगरी में जो बैठा हुआ बंदा है उसको सुनने के लिए आज सबके सब आ जाओ यार, फटाफट जगा लो ना सभी को, ठीक है ना। कोई आपके लिए अगर अपना टाइम निकाल करके रात के 12 बजे अगर लाइव है, ठीक है ना, तो डेडिकेशन सोचो जरा यार। 1 के अंदर इतना है तो आपके अंदर इतना होना चाहिए ना एटलीस्ट। अगर अपना टाइम, कोई कीमती टाइम अगर आपको दे रहा है तो उसके टाइम का वैल्यू करो और एटलीस्ट जो है ना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक लिंक पहुंचाओ और सबको जगह करके लेके आओ। तो रोहित, इस टाइम पे आपको अप्रॉक्स 160 स्टूडेंट लाइव सुन रहे हैं। तो सबसे पहले कई स्टूडेंट परेशान हैं कि सर रोहित किस कॉलेज से है, नीटी बॉम्बे से है या कहाँ से है। तो जस्ट मैं आपको बता दूं, रोहित बेटा जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता का स्टूडेंट है, 2021 पास आउट है। लेकिन अब बाकी डिटेल मैं नहीं देता, बाकी डिटेल रोहित से खुद जानते हैं। रोहित, एक बार आप अपनी पर्सनल डिटेल सारी चीज़ें शेयर करिएगा। आपका फुल नेम, आपका कॉलेज, कब के पास आउट है, और आप अभी जॉब करते हुए प्रिपरेशन कर रहे थे तो कहाँ जॉब कर रहे थे, और अभी आपका एक जगह और सिलेक्शन हो गया, तो वो सारा डिटेल आप खुद से मेरे लर्नर्स को आप बताएंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम रोहित भगत कलवार है। मैंने 2021 से पास आउट हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग। एक्चुअली मेरा उसके बाद जॉब लग गया था सिप्ला कंपनी में, तो मैंने उसमें काम किया। और काम करते करते मुझे 2021 का अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था, 2022 का भी नहीं दिया। 2022 मार्च के बाद मुझे लगा कि मुझे गेट देना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उसके बाद जून जुलाई में स्टार्ट किया प्रिपरेशन, और मैंने 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा गेट का। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट लेते रहते हैं और तब पहली रैंक के लिए अपेक्षा करते हुए मूव करते हैं, और रोहित ने पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, पहले अटेम्प्ट में पहली रैंक मारी है। ये एकदम ऑसम है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका अंदर से एक कॉन्फिडेंस हो, जब आपको अपने आप में इतना बिलीव हो। रोहित ने बोला कि उसने ये नहीं सोचा था कि AIR 1 आएगी, लेकिन ये पता था कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, टॉप रैंक्स के लिए मूव करूंगा। तो AIR 1 ये बेटा किसी को नहीं पता होता जब वो एग्जाम दे के आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मार्क्स के डिफरेंस में कोई AIR 1, कोई AIR 2, कोई AIR 10 होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन हाँ इस बार ऐसा जरूर हुआ है, रोहित के मार्क्स और जो अदर रैंकर्स हैं टॉप 10 में, उनके मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। रोहित ने सबसे पहले जब रिस्पॉन्स की आई थी तब मुझे इन्फॉर्म किया कि सर मेरे 78 मार्क्स आ रहे हैं। तो 78 मार्क्स सुन के ये तो कंफर्म था कि टॉप 100 रैंक होगी, लेकिन रोहित ने पूछा सर क्या रैंक आ सकती है। मैं कहा यार बेटा रिजल्ट का वेट करते हैं, बाकी रैंक तो अच्छी आएगी, टॉप 100 हो सकती है। फिर जब आंसर की आ गई तब रोहित ने बताया कि सर मैंने अब फिर से चेक किया है और मेरे फाइनल मार्क्स 90 आ रहे हैं।
तो कई बार ये 90 मार्क्स बिलीव करना भी आपके लिए टफ होता है। तो जब रोहित ने बताया, रोहित को खुद बिलीव नहीं था कि ये 90 मार्क्स, लेकिन जब चेक करके आ रहे हैं उसको ये तब भी बिलीव नहीं था कि पहली रैंक आएगी। फाइनली कल मेरी रोहित से बात हुई तो मैंने रोहित से पूछा कि बेटा आप 90 मतलब पहली मार्क, पहली रैंक, तब भी उसको बिलीव नहीं था। और मैंने उसको बोला भी, मैं कहा बेटा एक सेशन के साथ सारे बच्चों के इन्फॉर्म करते हैं। उसने बोला सर जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि क्या करना है। और ये वर्ड से रोहित के, लेकिन फाइनली जैसे उसने रैंक देखी, मेरी बात हुई, रोहित ने बताया यस सर पहली रैंक है, लेकिन सर थोड़ा सा टाइम लेंगे। सबसे पहले अपने घर वालों के साथ शेयर करना चाहूंगा, उनको बताना चाहूंगा। और बेटा इसमें इंटरप्ट नहीं किया जा सकता था क्योंकि पहली मोटिवेशन, पहला डेडिकेशन और सबसे पहला अधिकार घर वालों का है, मम्मी पापा का है। तो रोहित ने वो टाइम लिया प्रॉपर, इसलिए हम लोग लेट हुए और इसलिए हम लोगों ने 12 बजे सेशन स्टार्ट किया। लेकिन रोहित रियली ऑसम था। तो रोहित जैसे आप जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ साथ आप कंटिन्यू कर रहे थे, तो अगर आप ओपन करना चाहो कि जॉब आप कहाँ कर रहे थे, किस सिटी में कर रहे थे और कैसे आपने अपने टाइम को मैनेज किया, कितना टाइम आप देते थे। आप एक इंस्पिरेशन हो सबके लिए और पूरी तरह से मतलब एक अपवाद भी, क्योंकि जॉब के साथ साथ तैयारी करना और जो आपकी स्ट्रेटजी रही वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक और ऐसा मोटिवेशन है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आप स्टूडेंट को शेयर करो। हाँ सर, एक्चुअली मैं केमिकल कंपनी, फार्मा कंपनी में जॉब करता था। तो मेरा शिफ्ट जॉब था एक्चुअली, मतलब मैक्सिमम शिफ्ट में ही रहता था। तो ये मतलब लगभग 10 घंटे शिफ्ट जॉब होता है। 8 घंटे बोलते हैं उसको, शिफ्ट हैंडओवरिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करके 10 घंटा हो जाता है। उसके बाद तो आपका वो मतलब काम करके आ रहे हो तो थकेंगे, मतलब आप 6 घंटा नींद सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, आपका मेमोरी मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। तो एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप तो चाहिए उसके बाद। तो मतलब मैक्सिमम 4 आवर्स पर डे मिलता है और उसको मतलब आप कंसिस्टेंटली यूटिलाइज कर पाते हैं कंटिन्यूअसली, तो दैट विल प्रोड्यूस रिजल्ट। और रोहित आपने मुझे बताया था, ये बात थी दिसंबर शायद 20 के आसपास, आपने मुझे बताया था सर मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट 7 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और सिर्फ 4 घंटे ही डेली दे पाता हूँ। तो रोहित 4 घंटे प्रिपरेशन, बच्चे 10-10, 12-12 घंटे प्रिपरेशन करते हैं, आपने सिर्फ 4-4 घंटे प्रिपरेशन की और वो प्रिपरेशन के साथ आप पहली रैंक के पायदान पे खड़े हो। तो ये 4 घंटे प्रिपरेशन और पहली रैंक, आपको क्या लगता है क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? वही डिमोटिवेशन वही था कि मतलब 4 आवर्स वर्सेस 12 आवर्स 16 आवर्स प्रिपरेशन, उसी में डिमोटिवेट होता था मैं। दिसंबर जनवरी में बहुत डिमोटिवेट, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप रैंक करे तो डिमोटिवेट नहीं होगा बंदा, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो तो होता ही है, सबके साथ होता है। तो वही रीजन था, लेकिन कंसिस्टेंटली करते गया और मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। मैंने एग्जाम जब दे रहा था तब भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैंने बस टारगेट रखा था टॉप 100 आ जाए, पीएसयू मिल जाए, काफी है। एक्चुअली अगर देखा जाए सर तो मतलब कि रोहित का रैंक एक्चुअली ये एक्सेप्शनल केस है। रीजन ये है कि जॉब के साथ रैंक तो कई लोग लाए हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या थी कि उन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया हुआ होता है। जैसे अपना स्टूडेंट था प्रशांत वासने, आईसीएल में भी है, तो उसका भी AIR 1 था, लेकिन रिलायंस में जॉब कर रहा था, लेकिन उसका सेकंड अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट में वो AIR 1 लेके आया था। लेकिन रोहित वाला जो केस है, मतलब कि वो अटेम्प्ट ही क्या है, वो जस्ट उसने बस एक रिस्क लिया था कि 6 महीने के लिए देख लेते हैं, अगर रैंक आ जाएगी। मेहनत उसने जी तोड़ कर ली और 6 महीने के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 1 लेकर के आना, जॉब के साथ ही अपने आप एक्सेप्शनल केस है। ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर, बिकॉज ऐसा केस मैंने आज तक नहीं सुना है। जॉब वाले स्टूडेंट बहुत सारे हैं, उन्होंने रैंक तो लाई है, लेकिन कम से कम 2 अटेम्प्ट में लाई है, या फिर टॉप रैंक AIR 1 लेकर के लाना, ये अपने आप एक्सेप्शनल केस है। तो यार रोहित मानना पड़ेगा, है ना, कि बहुत आपने मेहनत की है और अल्टीमेटली। अच्छा थोड़ा सा अगर जैसे पूछता हूँ तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं 6 महीने वाले जो है ना, तो लोगों को जादू लग रहा होगा कि एक्चुअली 6 महीने करना कैसे आएगा, लेकिन एक्चुअली जो है वो है आपका बेस। तो कॉलेज एक दिन में नहीं बना होगा, वो कॉलेज में आपका बना होगा। कॉलेज में एक्चुअली आपने जो पढ़ा है, तो पढ़ने का क्या तरीका रहता है? बिकॉज बहुत सारे जूनियर्स जो है कॉलेज में हैं, तो उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा एक्चुअली। हमारा कॉलेज जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, मतलब इंडिया का टॉप 10 में आता है, बहुत अच्छा कॉलेज है, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं उधर। तो बेसिक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था बेसिक में, मतलब बेसिक अल्टीमेटली क्लियर ही था कॉलेज से, बस वो प्रैक्टिस जरूरत था, वो 6 मंथ्स का डेफिनेटली। और एक प्रॉपर 4 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर एक्चुअली देखो ऐसा होता है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि 16 घंटे पढ़ने वाला, 4 घंटे पढ़ने वाला, तो उसका आउटपुट एक्चुअली कितना निकल रहा है, 16 घंटे वाले का आउटपुट कितना, 4 घंटे वाले का आउटपुट कितना है। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि 4 घंटे का इफेक्टिवली आपने यूटिलाइज किया है, फिर उसमें कुछ भी आपने लाया नहीं किया है, प्रॉपर आपने स्टडी को टाइम दिया है, एटलीस्ट फोकस किया है अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में, प्रैक्टिस करने में, जिसकी वजह से रैंक आया है। सो अंकुर सर।
बिल्कुल सर। रोहित, मैं एक बात जानना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चे पूछना भी चाहेंगे आपसे, कि आपने अभी जो प्रिपरेशन की जॉब के साथ, क्योंकि जॉब के साथ टाइम उतना मिल नहीं पाता है ना, और गेट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, है ना। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यूज फॉलो करते थे, या पीवाईक्यूज के अलावा और कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते थे क्वेश्चंस के लिए, या कोई सेशन फॉलो करते थे यूट्यूब से क्वेश्चंस के लिए? तो क्वेश्चंस के लिए बेसिकली आप क्या करते थे? मेरा मेजर फोकस पीवाईक्यू पे ही था, मतलब 1990 से पीवाईक्यू, 2000 से नहीं, मतलब पिछले जो लास्ट 10 इयर्स 1990 से जो पीवाईक्यू है वो बहुत सब्जेक्टिव रहते हैं, उससे कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर होता है, उसी से 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन से ही अभी के सिचुएशन में, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो लास्ट 30 इयर्स पीवाईक्यू अगर आप ऐसा नहीं कि सॉल्व कर रहे, मतलब कंसेप्चुअली आप क्लियर होकर सॉल्व कर रहे हैं तो काफी है उसकी। तो बेसिकली आपने पीवाईक्यूज पे फोकस किया। और रोहित, मुझे ये भी बताना कि पीवाईक्यूज पे आपने फोकस किया तो बस एक बार सारे सॉल्व कर दिए, या फिर 2-3 बार उस पे आपने ध्यान दिया, फोकस किया? नहीं, वो तो मैंने बहुत किया, मतलब लगभग 10 टाइम्स मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है गाइस। इस बात को मैं चाहूंगा कि आप सभी नोट कर लो। अगर रैंक 1 कुछ बोल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीवाईक्यूज जितनी बार आप करोगे, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को कुछ नया मिलेगा, उतनी बार आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और जब पिछले 30 इयर्स की पीवाईक्यूज आप अगर कर लोगे ना 10 बार, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब गेट एग्जाम में बैठोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कोई नया एग्जाम दे रहा हूँ। आपको लगेगा ये तो सारा सारा पेपर रिपीटेड आया है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सारा रिपीटेड आया है। क्योंकि गाइस, आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, वो अगले साल वालों के लिए तो पीवाईक्यू है ना। तो तुमने जो पीवाईक्यू किए वो कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए तो मेन गेट था। तो अगर तुम गेट के पीवाईक्यूज में एक्सेल कर जाते हो, एक एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है बस वही अगर जान लो ना, पिछले 30 साल में जितने पीवाईक्यूज आए हैं कंसेप्ट वाइज उन सबको जान लो, तो रैंक लानी मुश्किल नहीं है। एंड रोहित इसका लाइव एग्जांपल है, बिकॉज बीइंग इन ए जॉब उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि वो लेक्चर्स देख के नोट्स बनाए, 4-5 घंटे सिर्फ नोट्स बनाने को दे, उसके पास इतना टाइम नहीं था। क्योंकि 10-11 घंटे की जॉब सुनने में आसान लगता है, बट बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। उसके बाद घर आके रूम पर आके काम करना, फिर क्लासेस अटेंड करना बहुत आसान नहीं है। तुम तो कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करने में इतना आलस दिखाते हो, उसने जॉब के साथ ये काम किया है। तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और उन क्वेश्चंस में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम पीवाईक्यूज को दोगे ना, तो उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर पीवाईक्यूज ही ढंग से करके चले जाओगे और तुम्हारा मैथमेटिक्स अगर अच्छा है, कैलकुलेशन अगर अच्छी है, तो टेस्ट सीरीज देने की भी जरूरत नहीं है। बिकॉज टेस्ट सीरीज देने से बेनिफिट होता है कि गलतियां जो हम करने वाले ना गेट में वो नहीं होती। बट अगर तुम्हारी कैलकुलेशन वैसे ही अच्छी है तो पीवाईक्यूज करना भी अपने आप में इनफ है। तो रोहित, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि बीइंग फ्रॉम जादवपुर एंड काफी अच्छा तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, तो मैथमेटिकली हाउ साउंड यू आर? क्योंकि जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है। तो तुम्हारे साथ ऐसा चैलेंज कभी था क्या, और अगर था तो उसके लिए तुमने क्या किया? नहीं, मेरे पास वो मेजर चैलेंज वही था। एक्चुअली मेरा क्या है कि मेरे पास स्पीड बहुत है, एक्यूरेसी कम। ठीक है। तो मतलब स्पीड ऐसा है कि मैंने अभी जो गेट का एग्जाम दिया था वो मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया। मतलब मेरे को मतलब वो पेशेंस नहीं है कि मैं स्लोली सॉल्व कर पाऊँ, उसके कारण बहुत सारे गलती सवाल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो वो एक उस एरिया में मैंने वर्क किया कि मतलब स्पीड तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरा वो इनबिल्ट है। मतलब मैं जितना भी कोशिश करूँ रोकने को अपने आप को, नहीं स्लोली सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सॉल्व करता हूँ, मेरे से हो नहीं सकता। तो मैंने एक्यूरेसी में वर्क किया कि मैथमेटिकली मेरा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पीड तो मेरे पास है। तो उसके लिए भाई तुमने क्या किया, मतलब कैसे एक्यूरेसी में कैसे? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, एक्चुअली क्या होता है इवेंट में बहुत बार हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, चलो छोड़ देते हैं। मतलब मालूम है मैं डायरेक्ट आंसर तक लेके आना है, आंसर मैच करना है डॉट टू डॉट। आंसर मैच हो रहा है मतलब कैलकुलेशन आपके सही है। मान लो हमने कोई क्वेश्चन देखा गाइस, सपोज करो कोई एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है, माइंड में सोल्व कर लिया, ये इतना केजी आएगा, इसका सॉल्वेंट फ्री इतना बन गया, इसका सॉल्वेंट का इतना बन गया, इक्विलिब्रियम लगा देंगे, इक्विलिब्रियम लगा के आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ गए। ऐसे बढ़ गए, माइंड में तो आंसर आ गया, पर रियलिटी में लेकर आओ ना तो माने। तो जब तुम रियलिटी में सोल्व करते हो ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक तुम वहीं पे कर देते हो। तो एक सीख और यहाँ से मिलती है, आप सब लिखना इस सीख को मैं चाहूंगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन करो,
पीवाईक्यूज हो चाहे नॉन पीवाईक्यू हो, कभी भी कोई क्वेश्चन हो, सिर्फ क्वेश्चन देखकर या आधा करके मत छोड़ना, लास्ट आंसर तक तुम्हें जाना है। बिकॉज याद रखो गेट एग्जाम में ना आपको मार्क्स लास्ट आंसर जो आप एंटर करोगे उसके मिलने वाले हैं, स्टेप्स के नहीं मिलने वाले। अगर तुमने लास्ट तक सारा स्टेप सही किया और एंड में एंटर करते टाइम तुमने कुछ गलती कर दी ना, तो भी तुम्हें 0 मार्क्स मिलने वाले हैं और या नेगेटिव मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना कि बिल्कुल लास्ट तक निकालना है आंसर, और लास्ट आंसर अगर तुम्हारा सही है तब तुम सही हो, और लास्ट आंसर अगर तुम्हारा गलत है तो तुम गलत हो, है ना। क्लास में सर आपने भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा बहुत बार, जब हम क्वेश्चंस देते हैं बच्चे सोल्व करते हैं और जब आंसर कुछ और आता है ना तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर बस छोटी सी गलती हो गई। तो अपने माइंड को वो इस तरह से सिग्नल दे रहे हैं कि छोटी सी गलती हो गई, तो माइंड उस छोटी सी गलती को रिएक्ट ही नहीं कर रहा, वो इग्नोर कर रहा, छोटी सी गलती तो है। तो ये एटीट्यूड बहुत बुरा है, बिकॉज वो छोटी सी गलती का मतलब तो नेगेटिव मार्किंग है ना यार। गलती तो गलती है ना, आपके मार्क तो नेगेटिव आ गए ना, तो माइंड उस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो गलती को छोटी बड़ी मत मानो, तुम ये देखो फाइनल आंसर तुम्हारा सही है या नहीं है। सही है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं है तो तुम गलत हो, खुद को सुधारो। कैसे सुधारना है, मैंने रोहित से पूछा कैसे ठीक करी, लास्ट आंसर इसने निकाला हर एक क्वेश्चन का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी पीवाईक्यू किए तो लास्ट आंसर तक इसने सोल्व किया। तो गाइस आप भी जब भी कोई क्वेश्चन करो, लास्ट आंसर जब तक नहीं आ जाता ना तब तक उसको सोल्व करते रहो। कभी ये सोच के मत छोड़ देना कि अब तो हो ही जाएगा, बिकॉज अब तो हो ही जाएगा वाला जो एटीट्यूड है ना वो तुम्हारा दुश्मन है, मेरी बात याद रखना। वो एटीट्यूड छोड़ दो और लास्ट आंसर तक सोल्व करते रहो। चलेंगे सर। रोहित, आपका बैचमेट अभिनव प्रसाद भी प्रेजेंट है Yes. यूट्यूब Yes, सेशन में इस sir. टाइम पे, और वो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, और उसने बताया भी कि इसका तो बीटेक टाइम से ही कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांग थे। तो कहीं ना कहीं बेटा इसका तो फर्क पड़ता ही है कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, और उसका बहुत फर्क पड़ता है रैंक के टाइम पे। जैसे रोहित ने बताया 1.5 घंटे में इसने पेपर सॉल्व कर लिया, क्योंकि पेशेंस नहीं था कि मैं धीरे धीरे कर पाऊँ, और ये 1.5 घंटे में करना इतना आसान नहीं था। ये आसान तब हुआ जब उसने प्रॉपर प्रैक्टिस की। रोहित, मुझे याद है 25 दिसंबर के आसपास आपसे जब मेरी चैट हुई थी तो उसमें आपने बोला था कि सर मैं 20 टेस्ट तक तो अभी अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो आगे मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए या छोड़ देने चाहिए। तो मुझे याद है कि मैंने आपको अपनी एक लिंक शेयर की थी कि हाउ टू अटेम्प्ट इफेक्टिवली टेस्ट सीरीज। तो मैंने आपको बोला था कि आप इस सेशन को देखो, देन इसके बाद डिसाइड करो कि क्या करना है। तो आपने फिर क्या डिसाइड किया था? उसके बाद आगे टेस्ट दिए, या उस सेशन को देख के आपको कुछ मोटिवेशन मिला, या फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं आप टेस्ट नहीं देता हूं? तो आपने क्या डिसाइड किया? क्योंकि 4 घंटे आपके पास होना, 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट देना, तो इसको कैसे मैनेज किया फिर आपने? हाँ सर, उसके लिए मैंने उसके बाद टेस्ट दिया नहीं, मतलब लास्ट 2 मंथ्स टेस्ट दिया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मतलब अगर टेस्ट दूंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, पढ़ूंगा तो टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, नॉर्मल सी बात है। ऊपर से मैं टेस्ट को इवैल्यूएट भी करना है कि आप ऐसे देखे 70 मार्क्स आ रहे, 75 मार्क्स आ रहे, 25 किधर गया वो तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो मैंने सॉल्व किया है उसका सेकंड मेथड है कि नहीं, मतलब और अल्टरनेट मेथड सॉल्यूशंस भी देखना पड़ता है उसका, उसमें टाइम चला जाता है। तो मैंने टेस्ट उसके बाद छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मेन फोकस था पीवाईक्यू वगैरह में, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन ही काम आएगा। टेस्ट देंगे तो रिवीजन नहीं होता, मतलब आपका रिवीजन हो रहा है लेकिन इंटेंस लेवल से रिवीजन नहीं कर सकते आप टेस्ट, वो आपको फिर नोट्स बैक टू पीवाईक्यू जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन गाइस, ध्यान से रोहित की बात यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो जॉब कर रहा है ये याद रखना, 10-11 घंटे उसे कंपनी को देने थे ये याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट टू सारी स्ट्रेटजी अपने 4 घंटे के लिए बनाई थी, उसने सारा का सारा अपना प्लान 4 घंटे के लिए बनाया था। देखो 4 घंटे के अंदर चाहे वो टेस्ट सीरीज ले ले, अगर वो 36 टेस्ट अगर देने जाता तो एटलीस्ट उसके 1 महीने चले जाते। बिल्कुल 4 घंटे के अंदर 3 घंटे टेस्ट देता और 1 घंटे बैठ के रिव्यू कर रहा होता वो। तो इसलिए उसने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि उसको 4 घंटे के अंदर में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी, जिससे उसके अंदर से बना कि स्पीड थी पर लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी। तो ये उसने स्ट्रेटजी बनाई अपनी, ठीक है ना। तो आप लोग को स्ट्रेटजी यही फॉलो करनी है, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना क्या है कि आपको भी अगर एक्यूरेसी लानी है, बिकॉज सबके अंदर में स्पीड नहीं होती है। अगर आप एक्यूरेसी पर काम करते हैं तो आपकी स्पीड जाती है, अगर आप स्पीड पर काम करते हैं तो एक्यूरेसी जाती है। मैक्सिमम लोगों के पास स्पीड आ जाती है लेकिन एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। तो मेन टास्क जो हमारे पास है एक्यूरेसी वाला, तो एक्यूरेसी के लिए तुमको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना वर्चुअल कैलकुलेटर पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा।
उसको सही से इस्तेमाल करना, एक्यूरेटली उसको इस्तेमाल करना। बिकॉज इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन गलत हुई हैं, उन्होंने गलत एंटर की हैं वैल्यूज, और उस वजह से उनका क्वेश्चन का आंसर रेंज से बाहर गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए है कि रेंज के अंदर आंसर लेकर के आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होता है। कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको आता हो, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में आते हैं तो गलती कर ही जाते हैं। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जैसे कि रोहित ने भी बताया, हम भी आपको बताते रहते हैं। तो अच्छा, आपके पास जो 11 घंटे का जॉब शेड्यूल रहता था, तो उसमें क्या बीच में कुछ टाइम मिलता था क्या स्टडी करने का, या फिर कुछ आप कर पाते थे? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जॉब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो आई कांट पुट माय जॉब इनटू स्टेक। तो एक्चुअली मतलब जो भी करना था रूम में ही करना था, मतलब वहाँ 11 घंटे टोटली जो है ना वो सिप्ला के लिए डेडिकेटेड थे, तो उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं होता था स्टडीज का। ठीक है, तो रोहित आप ऑलरेडी HPCL में भी सिलेक्ट हो चुके हो, जिसकी वजह से आपने ऑलरेडी जहाँ जॉब कर रहे थे उसको कल रिजाइन भी कर दिया है। सो अब क्या प्लानिंग है आपकी, आगे कैसे मूव करना है? अब आपका AIR1, आपको ONGC से भी कॉल होगी, मतलब आप मान के चलिए कि आपको ONGC, IOCL किसी भी PSU में आप आंख बंद करके भी उंगली रख दोगे, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाना है। आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। AIR1 से टेक्निकली कुछ पूछा नहीं जाता, क्योंकि AIR1 का मतलब होता है कि वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है। तो जिसमें भी आप चाहो कि चलो एक गेम खेलते हैं, आंख बंद करके मैं ग्लोब घुमाता हूं, उसमें उंगली रखूंगा कि मुझे ये PSU चाहिए, आपको वो PSU मिल जाएगा। तो अब क्या लगता है, आप HPCL में ही ज्वाइन करोगे या फिर अब वेट करोगे आप PSU के लिए? क्या स्ट्रेटजी होगी? या फिर BRC के लिए जाना चाहोगे, देश के लिए एक साइंटिस्ट की पोस्ट ज्वाइन करना, देश की सेवा करना, या फिर आप PSU के साथ जाओगे, या जहां पर अभी आपने ज्वाइनिंग के लिए यस बोला है ना, शायद आपका 10 जनवरी को इंटरव्यू था HPCL का, और देन उसके बाद फिर अब आपकी ज्वाइनिंग भी आ गई है, तो आप क्या डिसाइड करोगे इसके लिए? वो भी मैं ज्वाइन करूंगा वैसे HPCL? हाँ, मैं डिसाइड करेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं ज्वाइन करूंगा। अभी काफी टाइम है, कोई और बाकी PSUs के इंटरव्यू के एक लिए बार ONGC ज्वाइन करके अभी 4-5 महीने हैं, तो 4-5 लाख रुपए को क्यों मना करना सर? एक बार तो देखो, ज्वाइन करना तो बनता है, लेकिन नोटिस तो यही बोलती है सर, एक बार तो ज्वाइन कर लेते हैं, है ना? और उसके बाद जब इंटरव्यूज आएंगे, ऑफर लेटर आएगा, तब उसके बाद इवैल्यूएशन किया जा सकता है ना, कि वेदर टू लीव और नॉट, है ना? वो भी एक बड़ी चीज है। लेकिन सर ये कितना अच्छा होता है ना कि हम डिसाइड करेंगे हम क्या ज्वाइन करेंगे, कोई और नहीं डिसाइड करेगा, वो बंदा नहीं डिसाइड करेगा वो मुझे लेगा कि नहीं। मैं अपनी काबिलियत ये शो करूंगा कि उसको लेना ही पड़ेगा मुझे। सर ये गजब है रोहित, सच में आपने गजब कर दिखाया है। ये ऑसम फीलिंग है हम टीचर्स के लिए, आपके लिए, और हमारे सारे लर्नर्स के लिए, यूट्यूब के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सभी के लिए। सो रोहित, अच्छा अगर आपने कभी सपना देखा हो, जब आपका HPCL में नहीं हुआ था, जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा हो कि मुझे ये वाला PSU मिल जाए, ऐसा कोई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे PSU मिलने भी बड़ा बात था, क्योंकि जॉब के साथ तो कॉन्फिडेंस एकदम डाउन था। मतलब मैंने इतना भी डिसाइड किया था कि इस बार ऐसे ही अटेम्प्ट देता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर गेट में करता नहीं, 24 का अटेम्प्ट देता नहीं मैं। मतलब दूसरे जैसे मतलब प्रैक्टिस करते गए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया, तो मैं सोचा नहीं आई कैन डू दैट। तो रोहित ये रियली बहुत ही ऑसम है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी के उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ स्टाफ के लिए, पूरे कॉलेज के लिए प्राउड मोमेंट है। आपने उनका सर, उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर कर दिया है। और AIR1 जैसा अंकुर सर बोल रहे थे, ये बेटा ऐसा नाम है जो आप हमेशा के लिए आपका जुड़ गया है। मैं भी बहुत सारे सेशन लेता हूँ मोटिवेशन के लिए, जिसमें मैं हमेशा ये शो करता हूँ कि टॉप रैंकर्स कौन था, कितने मार्क्स थे। तो आप उसमें टॉप रैंकर्स में एक नाम और होगा रोहित भगत कलवार का, जो गेट 23 के टॉपर्स हैं। और मेरे सारे मोटिवेशनल स्लाइड में वो एक स्लाइड रहती है जिसमें एक आपका नाम, और हो सकता है आपकी पिक भी वहां पर हो, क्योंकि एक ये ऑसम मोमेंट है। और आप आने वाली जितनी भी जनरेशन है, वो हर केमिकल इंजीनियर्स के लिए आप एक इंस्पिरेशन होगे, एक आप आइडियल होगे। जैसे क्रिकेट का अगर कोई नाम लेता है तो सचिन तेंदुलकर अपने आप याद आ जाते हैं कि वो हमारे भगवान हैं। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग में आप एक इंस्पिरेशन, एक आइडियल बन चुके हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्टिन्यूसली जब भी नीड पड़े तो हमारे लर्नर्स को कुछ ना कुछ एक हेल्प, एक मोटिवेशन के लिए आप अपना गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें। तो रोहित, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जो हर लर्नर्स के मन में होता है। रोहित, गेट की प्रिपरेशन के लिए एग्जैक्ट टाइम कितना चाहिए? 9 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर से ज़्यादा,
आपको क्या लगता है एक आइडियल टाइम? मैं आपकी बात नहीं कर रहा क्योंकि आपको अपने ऊपर जो भी कॉन्फिडेंस था, आपका बेस अच्छा था, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए? तो वो लोगों पे डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मल स्टूडेंट मतलब जो कॉलेज अच्छा नहीं है, जिनका मतलब उनका बेसिक कमजोर है, Yes. उनके लिए 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर तो चाहिए, क्यों 6 महीने बेसिस क्लियर करने में नहीं जाएंगे उनका, और 6 महीना तो प्रैक्टिस तो कंपलसरी है। Yes. ठीक है। और इस 1 ईयर के टाइम पे आपने ऑलरेडी बता दिया 10 टाइम्स PYQ सॉल्व किया आपने, तो आप अपने जूनियर्स को क्या इंफॉर्मेशन, क्या सीख देना चाहोगे कि कम से कम कितनी बार सॉल्व कर ले? जितना हो सके। जितना हो सके। अच्छा, कितने फुल लेंथ टेस्ट कम से कम देकर जाना चाहिए? मिनिमम 10 टेस्ट देना चाहिए, उधर एक्यूरेसी का मालूम चलेगा, हमें एक्यूरेसी आपको कितना है। और आप, मुझे याद है जब आप अनअकैडमी में भी टेस्ट दिए थे, शायद आपका सेकंड टेस्ट में पहली रैंक आई थी, तो सुमित सर और मैं आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि यार ये इस बंदे के जो रैंक है, फिर दूसरे रैंक वाले का डिफरेंस भी था मार्क्स में, तो ये एक अच्छा गजब क्रिएट करेगा। तो उस टाइम पे आपको वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता था कि मैं टॉप 10 रैंक ला सकता हूँ? नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो टेस्ट में मैंने बहुत सारा सवाल मिस्टेक कर दिया था, मतलब एक्यूरेसी के कारण गलत हो गया, तो वो मार्क्स का कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो एक्यूरेसी के कारण डिप्रेशन हो गया। वो मतलब इतना सिंपल पीडीसी का एक भी सवाल सही नहीं हुआ मेरा उसमें, जबकि मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है पीडीसी, फिर भी सब कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अच्छा रोहित, जब आपने वो टेस्ट दिया था और उसके बाद गेट का एग्जाम, 1 मंथ का टाइम भी नहीं बाकी था, वो टेस्ट शायद जनवरी के सेकंड संडे को था, और उसके बाद फिर फरवरी के सेकंड सैटरडे को हमारा गेट का एग्जाम था। तो ये 1 मंथ के ड्यूरेशन में आपने अपनी एक्यूरेसी पे कैसे काम किया? क्योंकि अभी आप ही बताइएगा लर्नर्स को कि अभी इस बार AIR 1 के साथ आपके कितने मार्क्स आए? मेरा मार्क्स अभी जी गेट में 92.67। 92.67। 11वीं एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हुआ, मैंने आपको 90 बोला, 92 आया, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तो 92.67 आउट ऑफ 100, ये एक तरह से हम बोले 100% एक्यूरेसी है। मे बी 1-2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, तो ये एक तरह से 100% एक्यूरेसी की तरफ आप मूव कर रहे हो। उस टेस्ट से इस गेट के एग्जाम में 1 महीने के ड्यूरेशन में आपने अपनी एक्यूरेसी पे क्या वर्क किया? वैसा कुछ खास वर्क नहीं किया, प्रैक्टिस ही किया, मतलब डिपेंड करता है कि उधर गेट एग्जाम में मैंने थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश की अपने आप को, स्पीड को, फिर भी स्लो डाउन हुआ नहीं, 1.5 घंटे में कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी वो अगर मैं अपना ट्रेडिशनल स्पीड से डालता तो जल्दी हो जाता था पेपर। मतलब मेरे को शॉर्टकट मारना बहुत जल्दी पसंद है, दिमाग में कैलकुलेट करने का डायरेक्ट आंसर। रोहित ने बोली ना शॉर्टकट वाली, तो एक्चुअली शॉर्टकट एक दिन में सीखे जाने वाली चीजें तो नहीं है, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उधर मिस्टेक भी बहुत होते हैं। यस, जस्ट बहुत है उसमें, तो अल्टीमेटली फिर प्रैक्टिस 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 10 टाइम्स PYQs, तो ये उसका ही नतीजा है। एक्चुअली ये PYQ जब एक बार आप करते हैं तो उसमें आपको एक अल्टरनेट रूट ढूंढने का मौका मिलता है कि इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, उसका तरीका ढूंढते हैं, और यही चीज आपको जो है ना एक शॉर्टकट की तरफ ले जाती है, आपकी जो ब्रेन का लेवल सोचने की जो क्षमता है उसको एक अलग लेवल पे ले जाती है। तो ये सारी चीजें, ऑब्वियस सी बात ये है कि PYQs पर फोकस करते 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 आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होता ही होता है फाइनली। तो गाइस हमेशा एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जितनी बार भी आप PYQs लगाओ, हर बार वही पैटर्न फॉलो करना है, ट्राई मत करो कि हाँ इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ट्राई ये करो कि उसमें अल्टरनेट रूट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो अपने ब्रेन पर थोड़ा सा जो है ना प्रेशर जोड़ देने का ट्राई करो कि इसका कोई अगर अल्टरनेट कोई रूट हो जिससे कि शॉर्टकट तरीके से आंसर आ सके, तो वो चीजें आपके लिए जो है वो गेट एग्जाम में बता रहा है, और 1.5 घंटे एग्जाम 1.5 घंटे के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी तो तब निकल करके आती है। तो उसके लिए टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और डेडिकेशन और पेशेंस हर चीज लगने वाली है आपके लिए। रोहित को अगर देखा जाए तो एक्चुअली उसको बस ये था कि प्राइवेट जॉब के रिजल्ट में PSU सर्च करना है, क्योंकि एक्चुअली वो 11 घंटे 12 घंटे का सर्च करके ये चीज फेस कर चुका था कि अब यार इस लाइफ से जो है ना काम चलने वाला नहीं है, एटलीस्ट PSU तो आपको होना चाहिए। तो उसने अपनी उस प्राइवेट जॉब से छुटकारा पाने के लिए जो है PSU की तरफ मूव करना चाहा, और आपके पास ऐसा आपको पता है कि आपके पास अगर हाथ में प्राइवेट जॉब भी अगर नहीं है तो आपको तो हार्ड वर्क ज्यादा करने की नीड रहेगी। सर थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे, तो जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ वॉइस का इशू आ रहा है, ठीक है। अभी गाइज क्लियर है क्या? हाँ, पहले से कुछ क्लियर है, ठीक है।
तो ठीक है, तो ये जर्नी थी रोहित की। अंकुर सर, हर साल हम लोग बहुत सारी रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इस बार 92.67? ये सर मार्क्स जो है ना, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किए थे। हम लोगों को क्या लग रहा था कि 80 से 90 के बीच में होगा कोई AIR1। तो सर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? ये 92.67 मार्क्स, ये AIR1 जो प्रेडिक्शन से भी बाहर चला गया, तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? सर टेस्ट क्रिकेट में ना डबल सेंचुरी लगती थी, ट्रिपल सेंचुरी भी लग जाती थी, बट जब लारा ने 400 मारा ना, तो वो ना एक अनबिलीवेबल इवेंट था। मतलब उसे ना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता, उसे बस बोला जाता है चमत्कार था सर। इसी तरह से जो वनडे में अभी तक सेंचुरी लगती थी, 150 लगते थे, पर जब सचिन ने पहली बार 200 मारा ना, तो लगा कि हाँ पॉसिबल है, हो सकता है। चमत्कार था सर वो अपने आप में, और उसके बाद उसने पॉसिबल बनाया। बहुत से लोगों ने फिर उसके बाद डबल सेंचुरी मारी। तो पिछले 10 सालों से गेट का एग्जाम के लिए गाइड कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं। तो अभी इस साल जो हुआ है ना, जिस तरह से रोहित ने बताया कि सर जॉब के साथ, सबसे बड़ी बात जॉब के साथ, जहां पर 10-11 घंटे आपको जॉब को लिए डेडिकेट करने ही करने हैं। सर हमें पता है हम 6-7 घंटे क्लास लेते हैं, उसके बाद कितना एग्जर्शन आता है और कितनी हिम्मत हमें बचती है। और यहाँ पर तो जॉब के लिए प्रोडक्शन के अंदर काम करना, सिप्ला में काम करना और इतना टाइम बाहर आना, उसके बाद 4 घंटे निकालना डेली बेसिस पे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 92.67 आउट ऑफ 100, अरे भाई सेमेस्टर में भी नहीं आते यार, ABSC में भी नहीं आते। गेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 92.67 मार्क्स लाना सर, ये अगर मैं एक वर्ड है हिंदी के अंदर, अविश्वसनीय। ये अगर सर अगर देखा जाएगा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि AIR2 जो होगा ना, उसमें कम से कम 10 मार्क्स का डिफरेंस होगा, आराम से एटलीस्ट होगा। मतलब आसपास कोई नहीं होगा आपके, बिकॉज एटलीस्ट जो 1 और 2 रैंक होती थी ना, तो उसमें हार्डली 2 to 3 मार्क्स का डिफरेंस होता था। लेकिन इस बार गेट 23 में एटलीस्ट 10 मार्क्स का डिफरेंस होगा। अभी पता नहीं चल पाया AIR2 कौन है, तो एटलीस्ट इतना डिफरेंस होगा सर। ये मतलब रिपीटेबल चीज है, ये हो गई है। एक्चुअली वो जो है ना, एक जो एक्सेप्शनल केस है 2017 वाला, उसमें पेपर ही एक्सेप्शनल था, हाँ, यहाँ बंदा ही एक्सेप्शनल है, तो ये जस्ट अपोजिट चीज है। तो वहां पर पेपर एक्सेप्शनल था, तब 94 गया था टॉप रैंक, ठीक है ना, और उसमें कट ऑफ 45 पहुंचा था। तो इस बार कट ऑफ नॉर्मल ही है, 32 ही है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन इस बार बंदा एक्सेप्शनल है, इसलिए जो है ना टॉप रैंक पहुंच गया 90+। तो ये रिपीटेबल नहीं है। पेपर की एनालिसिस तो सर, पेपर हमने भी देखा था, आपने देखा, मैंने देखा, पेपर देख के एज पर एक्सपीरियंस ये तो कभी भी दिमाग में नहीं आया कि कोई बच्चा इसमें 90+ स्कोर कर देगा। ये तो मतलब दिमाग में नहीं आया सर। ये तो लगा लो कि एक ना, क्या कहते हैं, मुझे एक सीरीज ही याद आ गई कि 4-5 सुपर हीरो थे, तो क्या हुआ कि एक सुपर हीरो में ना अचानक चारों पांचों की शक्तियां समा गई, फिर वो अकेला मिलके लड़ा। ये तो कुछ इसी तरह से हो रहा है जैसे आपकी मेरी और सुमित सर की शक्ति समा गई हो, उससे एक बंदा बन गया हो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट, और वो जाके पेपर हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे सर एक्चुअली कि अगर 90+ अगर मार्क्स लाने तो तीनों को बैठना पड़ेगा, एक्चुअली तीनों को बैठना पड़ेगा, बिकॉज हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है। अकेले उसकी तो बात सब्जेक्ट हमारे 3-4 सब्जेक्ट चलन सर के, 4-5 सब्जेक्ट अंकुर सर के, तो मिल के बैठेंगे तब 90 टच कर सकता है। तो 90 टच कर सकते हैं। तो वही हुआ सर, मतलब ना तीनों की शक्ति समा गई है एक के अंदर, तब जाके 92.67 आया। तो बिल्कुल अविश्वसनीय परफॉर्मेंस है सर, मतलब इसे वर्ड में बयान नहीं किया जा सकता। मैं बस इसका दर्शक बन के ताली बजा सकता हूँ इसके लिए, और यही बोलूंगा मैं। और ये रिपीटेबल तो नहीं है, आई डोंट थिंक सो। इतना आसान नहीं होगा, सभी के लिए आसान नहीं होगा, ठीक है ना। नॉट रिपीटेबल। और केमिकल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में सेकेंड टाइम्स 90+, और जैसा कि सुमित सर ने बताया कि एक बार जब आया था वो पेपर की वजह से आया था, लेकिन इस बार जो आया है वो बंदे की वजह से आया है। तो रियली अनबिलीवेबल। थैंक यू। तो एकदम लास्ट में रोहित, मैं आपसे बस कुछ चीज़ें चाहूँगा कि जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए यार कुछ ऐसी टिप्स दो कि वो आपके वर्ड्स सुन के ना वो मोटिवेट हो जाएं और मूव करने के लिए रेडी हो जाएं कि सर रोहित की तरह बनना है, सर रोहित सर की तरह रैंक लानी है। और आपके जूनियर्स के लिए भी, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हम लोगों के सेशन करते हैं। मैंने जस्ट बताया अभी आपका एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है, जूनियर है आपका, वो 3rd ईयर में AIR1 31 लेकर आया, फाइनल ईयर में शायद वही आपका फिर से रिकॉर्ड तोड़े।
वो आपके पास आपके मार्क्स को टच करें, तो उम्मीदें हैं मुझे, बट आपके अपने जूनियर्स के लिए और ये सारे ऑडियंस के लिए एक बार कुछ ऐसे वर्ड्स जो एकदम मोटिवेट कर दें उन्हें। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे भी बैड डेज थे, मतलब आपको लगेगा कि नहीं मेरे से प्रॉब्लम बन नहीं रहा है, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मेरे से वो सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो मेरे साथ भी हुआ, एआई 1 के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तो आप डिमोटिवेट मत हो कि मतलब ये प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो मैं सिक्योर नहीं कर सकता, ये सब्जेक्ट मेरे को टफ लग रहा है। मुझे भी टफ लग रहा था, मेरे को पीडीसी बहुत टफ लग रहा था। मैंने प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स लास्ट मंथ में पढ़ा, इंटायरली न्यू। तो टफ रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं एआई 1 मतलब जो टॉप 100 में सब कॉन्फिडेंटली टॉप 100 लेके आते हैं। सबके साथ ऐसा लो फेजेस आते हैं, तो लो फेजेस आपके साथ भी आ रहा है तो सबके साथ आ रहा है। ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि मतलब नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, सबसे हो पाता है। दैट्स ऑल। सो गाइज, सबसे पहली बात तो ये कि रोहित के कॉन्सेप्ट रियल में बहुत स्ट्रांग थे, तो आप लोगों को भी थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करनी चाहिए, सेकेंड ईयर से करनी चाहिए, क्योंकि रोहित के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के पीछे कहीं ना कहीं उसका एक बीटेक के टाइम पे हार्डवर्क, उस टाइम पे अपने आप को उतना डेडिकेट करना उस केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। नो डाउट जादवपुर यूनिवर्सिटी एक गजब का इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर फैकल्टीज़ भी गजब के हैं, वहाँ से कंटेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, बट आप लोगों को ये डिटर्मिनेशन तो शो करना पड़ेगा। सामने वाला कितना भी अच्छा हो, टीचर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहेगा तो टीचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यही सारा कंटेंट पढ़ के एक स्टूडेंट टॉप रैंक ले आता है और वही कंटेंट पढ़ के एक स्टूडेंट का क्वालिफाई नहीं होता, जबकि सेम प्लेटफॉर्म पे सेम क्लास में वही दो बंदे बैठे होते। तो ये डिफरेंस होता है उस बंदे का, उस बंदे में कितना डेडिकेशन था, उस बंदे में कितना पावर था उस चीज को कैच करने का, फिर उसको अप्लाई करने का। तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो बस मैं यही बोलूंगा कि गाइज मूव करना इंपॉर्टेंट है, आपकी थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वेब्स इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक मोटिवेशन के साथ मूव करते रहो। PYQ और जितनी भी चीजें रोहित ने बताया उन सबसे हम एग्री करते हैं, बस मस्ट फॉर्म में आपको कंटिन्यू करने का इंपॉर्टेंट है। सो अंकुर सर एंड सुमित सर, आपके कुछ लास्ट वर्ड्स हों, देन फिर रोहित के साथ सेशन को एंड करेंगे। एक्चुअली सर मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली अगर आपके अंदर एक आग है, वो आग आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो आपके पास में आपके एक मिडिल क्लास फैमिली में खुद को प्रूफ करने की आग हो, या आपके अंदर में वो क्षमता है जो पेरेंट्स आपके नहीं कर पाए, जो पेरेंट्स आपके ड्रीम देख रहे हैं वो आप करके दिखाएंगे, चाहे वो आग हो, चाहे आपके पास में कोई एक ऐसी जॉब आपने मजबूरी में की हो जिसकी वजह से आपको जो है ना ये फील हो रहा है कि यार मेरे को इससे छुटकारा पाना है, लेकिन मैं इसको ऐसे छोड़ नहीं सकता बिकॉज मेरे पास कोई मनी बैकअप नहीं है। तो आप उससे अगर मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में वो आग है कि मैं गेट में ही कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट मेरे नॉलेज के दम पे मैं रैंक ला सकता हूँ, या आपके पास में वो आग हो। तीसरा आपके पास में ये हो सकता है कि आपके पास में कोई भी जो एजुकेशन लोन लेकर के जिन्होंने बीटेक किया है उनको पता है कि अगर आपके हाथ में कोई भी जॉब नहीं है तो आपके लिए फिर आखिरी जो चांस बचता सिर्फ ये बचता है कि आपके हाथ में एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जिससे कि एटलीस्ट आप ज्यादा से ज्यादा क्या है पेमेंट करके अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको कम से कम करके अपना टाइमली आपका लोन चुकता कर सके। मतलब कुल मिला करके अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है सिर्फ ड्रीम्स के बारे में। तो आपके अंदर अगर इस तरह की कोई भी अगर आग है तो आपके अंदर भी AIR 1 या फिर टॉप रैंक लाने की क्षमता हो सकती है। उस आग को पहचानने की देरी है कि एक्चुअली आप करना किस वजह से चाहते हैं, उसका रीजन क्या है एक्चुअली। और रीजन के बिना जो है ना कोई भी आपका एम सक्सेसफुल नहीं होता है। रीजन रोहित के पास भी था, जितने लोगों की इस बार रैंक आई है उनके पास भी कोई ना कोई रीजन था, चाहे कोई भी रैंक का बंदा हो, ठीक है ना। जितने लोग रैंकर्स बोले जाते हैं मतलब जो टॉप 100 जिनको PSU कॉल करेगा, जिनको ITs कॉल करेगा, तो उनके पास कोई ना कोई एक रीजन था। अपने अंदर एक रीजन ढूंढने का ट्राई करिए कि एक्चुअली वो रीजन क्या है। अगर आपके अंदर अगर रीजन नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जिंदगी में एक जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए। कुछ लोगों का होता है कि फैमिली को अच्छा सेटल करना है, कुछ को होता है बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, कुछ को होता है सोसाइटी में नाम करना है। तो आपको गेट में रैंक लाने का अगर रीजन पता चल गया ना तो कुछ भी आपके लिए टफ नहीं है। आप भी नेक्स्ट टाइम ऐसे रोहित की तरह हमारे साथ बैठ करके इंटरव्यू दे रहे होंगे और अपने जूनियर्स के लिए आप जो है मिसाल कायम करेंगे। सो अंकुर सर शायद कुछ नेटवर्क इशू की वजह से लीव कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। सो रोहित अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन हमारी टीम की तरफ से, ईशान एकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से। बस ऐसे ही आप चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो, सबका नाम रोशन करते रहो, कॉलेज का नाम रोशन करते रहो, और आपके बहुत सारे जूनियर्स इस सेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो भी आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। वो लोग प्रफुल्लित हैं, वो गर्व से अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हमारे सीनियर हैं, हमारे कॉलेज के हैं। तो ये एक लाजमी सी बात है, बस ऐसे ही सबका
सीना चौड़ा होता रहे, सबको आप ऐसा मौका देते रहो। भगवान करे बहुत आगे जाओ और ये सक्सेस आपका पीछा ना छोड़े, आपके पीछे लगी रहे। और ये जो आपने बोला कि आप जो इतना फास्ट 1.5 घंटे में पेपर गेट का सॉल्व करना, ये मेरे भी आज तक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने 1.5 घंटे में, तो एकदम ऑसम है, एकदम लेवल गजब है। और सच में रोहित आपके लिए यार सैल्यूट है। सो सुमित सर इस सेशन को एंड करेंगे। रोहित लास्ट में आप कोई वर्ड्स बोलना चाहो इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, है ना, अपने जूनियर्स के लिए, तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज सेशन को फिर एंड करेंगे। नहीं सर, अच्छा रहा सेशन। और जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही रिजल्ट देगा आपको। तो रोहित अभी आप पुणे में हैं? हाँ सर। ठीक है, होप सो कि 18 को फिर दिल्ली में मुलाकात होगी और गजब मोमेंट होगा वो भी। चलिए, सो गाइज एक और पार्ट हो सकता है और हम लोग 18 को रैंकर समिट में अनअकैडमी में हम लोग मुलाकात करेंगे और वहाँ से फिर आप लोगों को एक बार और रोहित से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो ये एक ऑसम मोमेंट था और रात के 12 से 1 बजे के बीच में भी 100+ स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली लाइव प्रेजेंट रहे। ये मोटिवेशन था, ये रोहित के लिए एक सम्मान था और रोहित के लिए एक बधाई का पात्र था। सो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। सो गाइज जितने भी आप स्टूडेंट हैं और अगर आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो गाइज यहाँ से आपका ये ऑफर चल रहा है, आप 1 ईयर या 2 ईयर के साथ मूव कर सकते हैं। फ्लैट 20% का डिस्काउंट है, 10% का आप प्राइस हाइक भी बीट कर सकते हैं। CRE 1 में 18 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। बुनियाद और 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उड़ान बैच, उसमें CRE में स्टार्ट कर रहा हूँ, अंकुर सर मास ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। प्लस या आइकोनिक किसी के साथ मूव करें, आप मेरा कोड SKS50, सुमित सर का कोड SKP100 या अंकुर सर का कोड अंकुर 073 के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और MECHDM के साथ 1 टाइम नहीं तो आप 0% इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप अनअकैडमी का होने वाला है, आप ज्वाइन कर सकते हैं 19 मार्च को 12 बजे से, या तो ऑफलाइन दिल्ली में या फिर ऑनलाइन में। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा और रोहित कंटिन्यूअसली हमारे साथ फिर से जुड़ते रहेंगे, हमारे साथ कनेक्ट होते रहेंगे। जब जब आपको मोटिवेशन की नीड होगी तो मैं रोहित से ट्राई करूंगा कि एक टाइम स्लॉट के साथ आप लोगों को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें और आप लोगों के लिए एक आइडियल फेस में हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। तो इस सेशन को एंड करेंगे। अंकुर सर बीच में थोड़ा सा लेफ्ट कर दिए थे कुछ नेटवर्क इशू की वजह से। अंकुर सर आप प्रेजेंट हैं, तो अंकुर सर लास्ट वर्ड आपके कुछ होंगे, देन सेशन को एंड करें। बिल्कुल सर, तो मैं यही कहना चाहूंगा गाइस आप सभी को कि इतने हमने इंटरव्यूज लिए हैं, कुछ आपने देखे, कुछ अभी धीरे धीरे आप देखोगे। हर इंटरव्यू से, हर टॉपर से ना एक कम से कम एक अच्छी चीज सीखो, उसे एक पेज पर लिखो, उस पेज को अपने जो भी आप जहाँ पढ़ते हो स्टडी रूम वहां चिपका लो और उन सारी बातों को ना आप बस इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। गेट की जर्नी बहुत आसान है और हर टॉपर ने ना कुछ कम से कम एक चीज तो बहुत अच्छी की है जिस वजह से वो टॉपर है। तो वो एक चीज तुम सबसे सीख लोगे और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो गाइस आपकी लाइफ बदल सकती है। और रोहित से ये सीखा जा सकता है कि बहाना नहीं चलेगा कि कम टाइम है, बहाने मारने छोड़ दो यार। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट PYQ है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और तीसरा, डिमोटिवेशन सबको आता है, AIR 1 को भी आता है, लेकिन उसके बाद डिमोटिवेशन आने के बाद तुमने दोबारा कितनी जल्दी काम करना शुरू कर दिया, उसको भूलकर कितना जल्दी आगे बढ़ गए, वो ही है जो तुम्हें डिफाइन करेगा और तुम्हारा रैंक लेकर आएगा। तो ये सब बातें आप जरूर नोट डाउन करो, इसको जरूर इंप्लीमेंट करो। और मैं यही चाहूंगा आप सबके कि आप सब 2024 और 2025 में बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करो, अच्छे रैंक के साथ पास करो, AIR 1 लेकर आओ और अगले साल आप इधर बैठे हो, आप इधर हमें इंटरव्यू दे रहे हो और अपनी स्ट्रेटेजी बताओ और दुनिया तुम्हें सुने। ये ड्रीम आप अपना ड्रीम लिस्ट में जरूर लिखना। So with that being said, thank you Rohit for coming. Congratulations once again. Thank you sir. Thank you, Rohit, and Thank you, guys. this is from my side.